हेलो एवरीवन। आज 19 दिसंबर 2025 है और डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो भी न्यूज़ आर्टिकल आते हैं उन्हें कवर करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। एमसीक्यू हम देते हैं यहाँ पे 10 एमसीक्यूज मेंस प्रीलिम्स में जो भी आर्टिकल आएंगे और उन्हें बोलेंगे आप प्रैक्टिस करिए, आप उसमें अटेम्प्ट करिए, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका स्टैटिक लिंक सब कुछ बताते हैं। आज से नया क्या करने जा रहे हैं, आज आपको ज़्यादा स्पेस दिख रहा होगा। मैं जो चीज़ें लिखता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का मानना था कि सर एनो डॉट के साथ दीजिए, पर क्लियर नहीं होता क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पास पास में होते थे, है ना। तो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें दूर किए गए हैं। मैं चीज़ों को लिखूंगा, 2-4 मिनट वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन हाँ ये नोट्स का काम करेगा आपके लिए, है ना। तो इसको मैं डिक्टेशन के साथ आपको भेजूंगा। अब ये भी चाहते हैं आपकी हैंड राइटिंग भी साफ रहे, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज के पहली टॉपिक की या पहली न्यूज़ की जो क्या चर्चा में थी। सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम है, कोलेजियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोलेजियम क्या होता है। पहला तो एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट आ जाता है कोलेजियम। न्यूज में इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने 6 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सिफारिश की है। मतलब क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम है उसने क्या किया, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन बनेगा, हाई कोर्ट में सीजे कौन बनेगा, उसकी सिफारिश की, ठीक है। सिफारिश ये हो गई न्यूज। अब एक न्यूज से ये चीज़ क्लियर हो जा रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उनकी नियुक्ति भी कर सकता है और उनका ट्रांसफ़र भी कर सकता है, ठीक। तो ये बात, एक ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बना तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है। अब इसमें जुड़ी हुई स्टैटिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कोलेजियम होता क्या है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में कौन सा ऐसा कोलेजियम है, तो जो कोलेजियम है जिसकी बात यहाँ पे की जा रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोलेजियम। इसमें टोटल कितने लोग होते हैं, तो इसमें टोटल होते हैं 5 लोग। एक सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई होता है, 4 होते हैं अदर जस्टिस, अदर न्यायाधीश, है ना, अन्य न्यायाधीश। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यायाधीश। अब ये क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट में जो भी जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति की और ट्रांसफ़र की। तो ये कोलेजियम क्या कर रहा है, सिफारिश कर रहा है ना, रिकमेंड कर रहा है किसके लिए, ट्रांसफ़र के लिए भी रिकमेंड कर रहा है और अपॉइंटमेंट के लिए भी, अगर हम बात करें, ये सिफारिश कर रहा है। अब क्या ये कोलेजियम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन है? नहीं, इसका कोई आर्टिकल मेंशन नहीं है। इवन जो जजेस केस आए, फर्स्ट जजेस केस के बारे में आपने सुना होगा, सेकंड जजेस केस के बारे में सुना होगा, उन जजेस केस के माध्यम से इस कोलेजियम को इवॉल्व किया गया है। अभी जो कोलेजियम है सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ये तो बात हो जाती है। अब इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट किसकी करना, अपॉइंटमेंट किसकी, जजेस की, जज की अपॉइंटमेंट करना सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। आर्टिकल 124 बात करता है। और आर्टिकल 217 किसके बारे में बात करता है, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ जज, ठीक। तो 217 किसके बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, और 124 सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक। अब राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परामर्श कर लिया जाता है इन लोगों से, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे आगे, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनना है ये देखते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। चलिए, स्टेटमेंट है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ कंसलेशन प्रोसेस, भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। दूसरा, द सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम रिकमेंड अपॉइंटमेंट टू द प्रेसिडेंट, सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम राष्ट्रपति को नियुक्ति की सिफारिश करता है। तीसरा, द गवर्नर ऑफ स्टेट हैज नो रोल अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती है। ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि चलिए जो राज्य का राज्यपाल होता है उसकी कोई रोल नहीं होता, ठीक। अब अगर हम बात करें, तीसरा स्टेटमेंट है ना वो गलत है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तीसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर किसी हाई कोर्ट में जब कोई जस्टिस चुना जाता है तो उसमें परामर्श जो होता है उसमें सीजीआई तो होते ही हैं, है ना। इसके अलावा उस राज्य के राज्यपाल भी होते हैं, गवर्नर भी होते हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट होनी है, ठीक। और अगर हम बात करें कि इससे पहले जो वहाँ पे चीफ जस्टिस थे उनसे भी सलाह ले ली जाती है, तो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनसे भी सलाह ले ली जाती है। ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, 1-2 जो चीज़ें हैं, 1-2 जो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें किस किस की नियुक्ति की गई है, अगर हम बात करें तो जस्टिस सोमेन सेन है, मेघालय हाई कोर्ट के हैं, उन्हें कोलकाता, उन्हें मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश की गई। नितिन जामदार है बॉम्बे में। तो ये नाम अलग अलग हैं, इन नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या लेना देना है, हमें लेना देना है इस प्रोसेस से, ठीक।
तो जो जो चीज़ें बन सकती थी क्वेश्चन में, जो पॉसिबिलिटी थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला टॉपिक क्या था, इसको देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा रद्द हो गई है अभी न्यूज़ में। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है, आपको इसके बारे में पता होगा, यह चर्चा में क्यों था, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साहित्य अकादमी जो होती है, उसका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उसने बैठक की, और वो बैठक जब घोषणा करता है तो वो किसी का नाम रिकमेंड करता है। तो उसने अभी बोला कि हम किसी को अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। अब ये क्यों रद्द कर दिया कि डिसीजन की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, उसने एक नोट जारी किया था, और उसने कहा था ये पुरस्कारों की संख्या है, जो स्ट्रक्चर है ना, इनको हम क्या करेंगे, बाद में तय करेंगे, इनको लेके अभी कुछ क्लियरिटी नहीं आई है। तो ये बात न्यूज में थी। अब बात आती है साहित्य अकादमी पुरस्कार की या साहित्य अकादमी की। तो साहित्य अकादमी के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। क्या फैक्ट पता होने चाहिए, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1954 में। 1954 में। अब ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए। कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार देता है, तो उस भाषा में कोई विशेष योगदान देने पर क्या साहित्य अकादमी क्या करता है, पुरस्कार देता है। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी देता है। इसके अलावा अन्य पुरस्कार कौन कौन से देता है? ये अन्य पुरस्कार देता है, जैसे युवा पुरस्कार भी है, देता है युवा पुरस्कार, है ना। इसके अलावा बाल साहित्य पुरस्कार भी है, प्रदान करता है, बाल साहित्य पुरस्कार भी है, प्रदान करता है। ठीक, अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या क्या बने हैं। स्टेटमेंट है कि इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत ये स्वायत्त निकाय है। दूसरा कि इट प्रमोट लिटरेचर इन द ऑल द लैंग्वेज लिस्टेड इन 8th शेड्यूल। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनको लेके क्या करता है, ये रिकमेंड करता है या उनको बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पे करता है। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या क्या कह रहा है कि इट कन्फर्स लिटरेरी अवार्ड इन 24 इंडियन लैंग्वेज। ये 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य का जो अवार्ड है वो यहाँ पे देता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 1 and 2, 1 and 3। जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि केवल 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो, यहाँ पे यह बात गलत है, ये इनकरेक्ट है। अन्य भाषाओं के संबंध में भी ये अवार्ड दिया जाता है। हाँ, ये बात सही कि 8वीं अनुसूची में 24 भाषाएं हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी के लिए अवार्ड यहाँ पे ये दिया जाता हो। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किसके बारे में है? अगला क्वेश्चन न्यूज में क्यों था? जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, है ना, वो जूनियर एडहॉक जज के रूप में बैठना नहीं चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अभी जो सीजीआई है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जिनका जो सेवानिवृत्त रिटायर हो गए हैं, भाई जूनियर एडहॉक जज के रूप में क्यों बैठेंगे, है ना। तो इस बारे में सीजीआई ने ये बात कही। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके लिए। ठीक है ना, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एडहॉक जज को लेके, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि दे आर, एडहॉक जज के बारे में है, दे आर अपॉइंटेड अंडर द आर्टिकल 224 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224A के अंतर्गत होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनको राष्ट्रपति की सहमति से, अगर कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, रिटायर्ड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसे एडहॉक जज के रूप में नियुक्त करने का अधिकार, मतलब कौन करता है? हाई कोर्ट का, सपोज करिए जस्टिस, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, ठीक है ना, वो क्या करेगा? यहाँ पर राष्ट्रपति सहमति लेगा। ऐसा नहीं करिएगा कि राज्यपाल अगर स्टेटमेंट बनाता है ना तो वो गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रपति से क्या करेगा? ये सहमति लेगा। राष्ट्रपति से सहमति लेके एडहॉक जज अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब जो एडहॉक जज होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? तो मान के चलिए बहुत सारे मामले पेंडिंग है, उनको जल्दी से निपटाना है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है ना, इसको करने में, या फास्ट ट्रैक जो कोर्ट बनाए जाते हैं उनको इस्टेब्लिश करने में। तो इस तरह से एडहॉक जज का रोल यहाँ पर होता है। उनको समान अधिकार होते हैं, सारी चीज़ समान रहती हैं, बस ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, और आर्टिकल 224 के अंतर्गत उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। ओनली सिटिंग जज ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए एडहॉक जज। केवल अधीनस्थ न्यायालय के कार्य न्यायाधीशों को ही एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब क्या कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम कर चुके हैं और रिटायर हो गए हैं, क्या उन्हें ही एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। तीसरा द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एडहॉक जज इज रिड्यूस केस पेंडेंसी। जो एडहॉक जज हैं उनको तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का उद्देश्य मामलों को
लंबितता को कम करना है तो हाँ, जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसी को कम करना है, ये तो ऑब्वियसली ये बात तो हो ही जाएगी कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, इन केसेस की पेंडेंसी को कम करेंगे, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो 1 एंड 3 यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। जो यहाँ पे कहा जा रहा है केवल अधीनस्थ न्यायालय को, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें, दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करें कि कुछ इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो हाई कोर्ट में अगर हम बात करें ना, तो नियरली 1.9 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 1.9 करोड़ केसेस पेंडिंग है। अब ये जुडिशल भारत की जो जुडिशरी है ना, उसकी कमियां को अगर हम बात करें, ये एक तरह से बताता है। ठीक, 2021-22 की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकरेज किया था कि हाई कोर्ट एक्टिवली काम करे, या हाई कोर्ट क्या करे, एक्टिवली आर्टिकल 224 का यूज करे, है ना, और जल्दी से जल्दी पेंडिंग जो चीज़ें हैं उनको कम करने का प्रयास करे। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब एडहॉक जज की पावर को भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एडहॉक जज कोई मान के चलिए आप रिटायर हो चुके हैं, आपको एडहॉक जज बनाया गया, तो आपके पास सेम पावर होगी जो सिटिंग जज होगा। ठीक है ना, ठीक, लेकिन ये जो काम होगा ना, ये लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होगा। ठीक है ना, कोई कम टाइम के लिए होगा, ऐसा नहीं कि मतलब कि परमानेंट एक तरह से नियुक्ति हो जाएगी। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी थी। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किसके बारे में है, सभासार पहल के बारे में है। यहाँ पे अगर आप देखें, विद द रेफरेंस ऑफ सभासार इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, सभासार न्यूज़ में क्यों था, हाल में केंद्र सरकार के मंत्री ने राज्यसभा को सभासार इनिशिएटिव के बारे में जानकारी दी है। अब सभासार क्या है, AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट क्या है, समरी का एक प्लेटफॉर्म है ना। इसे किसने लॉन्च किया है, तो सभासार इनिशिएटिव को पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया, पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो एक तो ये फैक्ट बन जाता है कि है क्या, ये AI इनेबल्ड एक सिस्टम है। क्या, AI इनेबल्ड वॉइस टू टेक्स्ट इसकी क्वालिटी है, वॉइस टू टेक्स्ट। ठीक है ना। अब जो सभी राज्य होते हैं, यूटी होते हैं, यूनियन टेरिटरी होते हैं, उनमें उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत में रेगुलर जो ग्राम सभा होती है या पंचायत में बैठक, इसे अपनाने लगी हैं, है ना। अब सभासार का जो प्रयुक्त AI मॉडल है, या जो सभासार का AI मॉडल है, उसे मेटी के अंतर्गत इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल द्वारा जो जानकारी दी जाती है AI क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पर, उस पर चलाया जाता है। ठीक है। अब सभासार की खासियत क्या होती है, सभासार की मदद से जो ग्राम सभा के वीडियो हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, उसको मिनट में तैयार कर सकता है ना। ग्राम सभा में वो क्या कर सकता है, उन चीज़ों को फैला सकता है। या अगर हम बात करें, ये भाषा का जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन करने में भी ये मदद कर सकता है ना। अब यह जो भाषणी प्लेटफॉर्म आपने सुना होगा कि ट्रांसलेशन के लिए डेवलप किया गया था, जो सरकार द्वारा लिटरेसी है या लैंग्वेज है या डिजिटल जो डिवाइड है, उसको पाटने के लिए लॉन्च किया गया था, उसके साथ भी एक तरह से ये काम करेगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्टेटमेंट कौन कौन से पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ एन AI इनेबल्ड टूल। इस हाईलाइटर को मैं हटा ही देता हूँ, है ना, येलो ही रखते हैं, क्योंकि येलो क्या है, प्रिंट में दिक्कत नहीं करता। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, AI इट इज़ एन AI इनेबल्ड टूल टू वॉइस टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन मीटिंग समराइजेशन, है ना। आप वॉइस टू टेक्स्ट क्या करेगा, मीटिंग को समरी करेगा। दूसरा है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लग रहे हैं, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, और AI इनेबल यह भी करेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है, इट इज़ ऑपरेटेड ऑन AI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अंडर द इंडिया AI मिशन ऑफ मेटी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसे। तीसरा स्टेटमेंट है, मेटी और इंडिया AI मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए AI इंफ्रा का कार्य करता है। चौथा, इट कैन जनरेट ट्रांसक्रिप्ट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। सिर्फ ये क्या करेगा, इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करेगा। ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये बंगाली में भी जनरेट करेगा, है ना। इसके अलावा ये तमिल भाषा में भी क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्ट को जनरेट करेगा, है ना। कोई डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, कहीं भी पंचायत में, तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट समरी जनरेट कर लेगा। इसके अलावा तेलुगु भाषा में भी करेगा, मराठी में करेगा, और इसमें करेगा गुजराती में करेगा। हिंदी इंग्लिश में तो बात अलग है, अंग्रेजी के अलावा ये अन्य भाषाओं में भी ये ट्रांसक्रिप्ट को जनरेट करेगा। मतलब अंग्रेजी तो कम में करेगा ही, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी और गुजराती, मतलब 3, 3, 6, 7 भाषाओं में क्या करेगा, 7 भाषाओं में जनरेट करेगा। ठीक है। मतलब इसकी कैपेसिटी 7 भाषाओं में, हर भाषा में क्यों करेगा, रीजन बेसिस पर करेगा ना, जहाँ पे जो चीज़ पॉपुलर होगी। तो सही आंसर 1, 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, यहाँ पर न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूज़ में इसलिए है कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, हाल में जो बोस इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सुंदरबन डेल्टा का जो फ्रेश वाटर के स्पंज है उसकी स्टडी की, और उन्होंने बताया कि जो टॉक्सिक मेटल पोल्यूशन है ना,
उनको वहाँ पे पहचाना है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या होते हैं, तो ये क्या है, अगर हम देखें तो ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं, है ना। अब ये बड़ी मात्रा में पानी को फिल्टर करते हैं, मतलब फ्रेश वाटर स्पंज क्या करते हैं, पानी को फिल्टर करते हैं, पानी को फिल्टर करना, ठीक, फिल्टर करना ये इनका काम होता है, ठीक। अब अगर हम बात करें ये कहाँ पे रहते हैं, तो जो लेक्स होती हैं, रिवर्स में कहाँ पे पाए जाते हैं, है ना, कहाँ, तो ये पाए जाते हैं लेक्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये रिवर्स में पाए जाते हैं, है ना, पोन्ड्स में पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। और इनका एक तरह से अगर आप देखोगे तो सिम्बायोटिक एल्गी से, मतलब पानी का जो प्रवाह होता है ना, और सिम्बायोटिक एल्गी से भोजन भी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो पानी को साफ रखने में ये भूमिका निभाते हैं और बायो इंडिकेटर का भी काम करते हैं, मतलब ये बताते भी हैं कि इस रीजन में जो हैजार्डस एलिमेंट्स है, आर्सेनिक है, सीसा है, कैडमियम है, इनकी मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि दे आर बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा, ये फाइलम पोरीफेरा से संबंधित होते हैं, है ना। दूसरा, दे एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल्स पोल्यूशन, ये बायो इंडिकेटर में हैवी मेटल्स पोल्यूशन से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, है ना। ये भारी मात्रा में जो प्रदूषण होते हैं उनके रूप में कि बायो इंडिकेटर के फॉर्म में काम कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये केवल लैंगिक प्रजनन से पैदा होते हैं, ठीक, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक। चौथा स्टेटमेंट है कि दे फॉर्म जिमुला ऑफ सर्वाइवल एडवर्स कंडीशन, ये अनुकूल परिस्थितियों में भी क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। अब जो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट बोला गया ना, क्या बोला गया यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट में कि ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट होती है। इनका जो रिप्रोडक्शन है ना, किस तरह से हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 to 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 किसके बारे में, खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पे दो वाइल्ड डॉग यहाँ पे, अगर हम बात करें वाइल्ड डॉग यहाँ पे क्या हुए हैं, वाइल्ड डॉग को देखा गया है, जिनको क्या कहा जाता है, ढोले भी कहा जाता है, इनको यहाँ पे देखा गया है, इस वजह से न्यूज में आ गया। अब जो खेवनी वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये किस टाइगर रिजर्व से संबंधित है, तो रातापानी टाइगर रिजर्व से संबंधित है, रातापानी टाइगर रिजर्व से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो ड्राई डिसिडुअस, मतलब शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ पे सियार पाया जाएगा, पाम सिवेट पाई जाएगी, यहाँ पे लेपर्ड पाया जाएगा, तो बहुत सारे जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब रही बात यहाँ पे किसके बारे में, ढोले के बारे में जानने की, क्योंकि इसको वाइल्ड डॉग जिसे ढोले कहा जाता है, इसे देखा गया है। ये एक तरह का हम बात करेंगे ना, तो मांसाहारी जानवर है, किस तरह के जानवर है, मांसाहारी जानवर है। और दूसरा अगर हम बात करें कि आयुसीएन में इंडेंजर्ड कैटेगरी है इसकी, आयुसीएन में इंडेंजर्ड कैटेगरी है, आयुसीएन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में शेड्यूल 2 में आता है, ये पता होना चाहिए। और एक और स्टेटमेंट पता होना चाहिए, साइट्स में किस में आता है, तो साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, ठीक है। ये चारों चीज़ आपने देखी। अब आसानी से आप अटेम्प्ट कर लेंगे। क्या स्टेटमेंट है कि खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड मध्य प्रदेश, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट कंसिस्ट प्राइमरली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखिए यही बात है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं ना, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ढोले आयुसीएन में इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, यहाँ पे 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 किसके बारे में न्यूज में था, हरमूज जो आइलैंड है वो न्यूज में था। ईरान का जो हरमूज रीजन है वहाँ पे अचानक लाल रंग में बदलने के कारण, या वो जो कोस्टल रीजन है लाल रंग में बदल रही है, इस वजह से न्यूज में आ गई, ठीक है। तो जो हरमूज की लोकेशन है ना, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। स्टेट ऑफ हरमूज देखा होगा आपने, जो फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। अगर आपने इस तरह का जो मैप देखा होगा, यहाँ पे अगर आपने देखा ओमान, यहाँ पे अगर आप देखा होगा ओमान है ना, ये न्यूज में था भी रीजन में, सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे ईरान है, ठीक है ना। तो अब स्टेट ऑफ हरमूज आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, ठीक। तो ये न्यूज में आ गई, ठीक। अब अगर हम बात करें कि क्यों है ये द्वीप का अधिकांश लाल रंग, क्यों है, ये आयरन ऑक्साइड की वजह से और हेमेटाइट की वजह से इसका कलर यहाँ पे बदल रहा है, ठीक। चलिए, कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं था, बस लोकेशन बेस्ड है, इसलिए आप जान लीजिए इट लाइज ऑन द स्टेट ऑफ हरमूज के पास स्थित है। यह लाल रंग तांबे की वजह से हो रहा है, ठीक है ना,
तांबे की वजह से क्या लाल रंग होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। तो ये कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। ये फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर हम बात करें इसके बारे में सही स्टेटमेंट इसका कौन सा हो जाएगा, तो देखें, तो बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा। सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए 1 और 3 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरआरबी। आरआरबी को लेकर चीज़ें न्यूज़ में थी। आरआरबी को लेकर न्यूज़ में क्यों था ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अभी वित्त मंत्रालय है उसने आरआरबी के लिए नया लोगो बना दिया है, इस वजह से न्यूज़ में आ गया। आरआरबी का पर्पज क्या था, आरआरबी का पर्पज ये था कि फिनेंशियल इंक्लूजन करना। फिनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन करना। वित्तीय समावेशन का मतलब क्या होता है कि आम लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ना, ये इसका पर्पज था। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसको कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1976 में बनाया गया, और इसको लेकर नरसिम्हन कमेटी ने सिफारिश दी थी। नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बेसिस पर इसको बनाया गया। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है ना, और ये एक्ट कौन सा था, 1976 में एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। अभी बैंकिंग सेवाएं देता भी है ना। इसका टारगेट क्या है कि 75% जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसका पैसा 75% पीएसएल क्षेत्र में जाना। पीएसएल में 14-15 क्षेत्र आते हैं, मुझे एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसका पर्पज़ क्या होता है, जो जहाँ पे बैंकिंग सेवाएं लोन नहीं देना चाहती, जैसे एमएसएमईज हैं, रूरल लेवल पर जो कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को लेके चल रही इंडस्ट्रीज़ हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे काम करना। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्वामित्व के बारे में बात करें, इसमें किसका कितना ऑनरशिप है, तो ऑनरशिप के बारे में बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑनरशिप इसमें 50% है ना। स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप इसमें कितना है, 15% है ना। और स्पॉन्सर्ड जो बैंक होते हैं इसकी ओनरशिप इसमें 35% है। ठीक, अब इसके जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन एक इसमें चेयर होते हैं, एक चेयर होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं, है ना। तो इसमें अगर हम देखो 3, 2, 5, 6, 1+6 लोग यहाँ पे होते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब ये किसका सुपरविजन होता है, तो नाबार्ड का सुपरविजन होता है। नाबार्ड सुपरविजन इसको करता है, सुपरविजन करता है। और भारत में लगभग कितने हैं, भारत में इनकी संख्या लगभग 28 हो गई है। ठीक, ये सारी न्यूज आपने देख ली, अब अटेम्प्ट करिए। आरआरबी वाज एस्टैब्लिश अंडर द रीजनल रूरल बैंक इन 1976, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आरबीआई रेगुलेट होता है नाबार्ड सुपरविजन में, यह भी बात करेक्ट है। और इसका प्रायोरिटी सेक्टर 40%। देखिए, इसका प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे मेन बैंक पैसे नहीं देते हैं, तो ज़बरदस्ती अगर एक तरह से देखें ना, तो बैंक आरबीआई बोलता है कि आपको इन क्षेत्रों में पैसा देना होगा, इन क्षेत्रों को लोन देना होगा। तो आम बैंकों के लिए अलग अलग निर्धारित होता है, लेकिन आरआरबीज के लिए, क्योंकि इन्हें रूरल लेवल के डेवलप किया गया था, इन्हें 75% देना होता है, ना कि 40%। ठीक है, तो 75% यहाँ पे होगा। तो 1, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखेंगे, न्यूज़ में था व्हाइट स्पॉट्स रोग। केंद्रीय की जो सरकार है उसने उसका जो मत्स्य पालन जो डिपार्टमेंट है उसने राज्यसभा को व्हाइट स्पॉट रोग के बारे में यहाँ पे जानकारी दी है। अब ये एक तरह का वायरल संक्रमण है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये क्यों होता है, तो व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, अब ये एक तरह किस तरह का वायरल है, तो डीएनए वायरस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है कि भूख ना लगना, सुस्ती होना, है ना, रेडिश डिस्कलरेशन होता है, लाल रंग का बदलाव होना, है ना, शरीर में दाग धब्बे पड़ना है, ये हो रहा है। और अगर हम देखें ना, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अगर हम बात एशियन रीजन में इसके बहुत सारे रिपोर्ट देखने को मिले, बांग्लादेश, म्यांमार, हर जगह, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। स्टेटमेंट देखते हैं कि व्हाइट स्पॉट डिसीज इज कॉज बाय डीएनए वायरस के कारण होता है। यह केवल मीठे पानी की मछलियों को प्रभावित करता है। तीसरा, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार से संचारित हो सकता है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा होगा बताइए, तो इसका सही स्टेटमेंट होगा ए 1 और 3 ओनली। ठीक है, दूसरा जो बोला मीठे पानी मछली को प्रभावित करता है, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ये मरीन, अगर हम बात करें अफेक्ट मरीन ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर क्रस्टेशियन। ठीक है ना, तो ये अगर हम बात करें तो मरीन के अगर ब्रैकिश, हाँ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये ब्रैकिश वाटर को भी इम्फेक्ट करता है, ना सिर्फ मीठे पानी को। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में है, अगला लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखें तो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के बारे में है। तो अभी यहाँ पे जो संचार मंत्रालय है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, उसने 136 परियोजनाओं के लिए 540 करोड़ फंड की मंजूरी दी है ना। ये जो प्रोजेक्ट हैं IITs, NITs हैं, MSMEs हैं, स्टार्टअप हैं, इनके तहत दी गई है। अब ये TTDF जो स्कीम होती है किसके अंतर्गत चलाई जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जो टेक्नोलॉजी उसके अंतर्गत चलाई जाती है। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज़ क्या था, रूरल लेवल पर क्या करना, कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर करना। ठीक है ना, ये यहाँ पे इसका पर्पज़ था। ठीक, अब इसको फंड कैसे दिया जाता है, फंड अगर हम देखें तो डिजिटल भारत निधि के माध्यम से डिजिटल
भारत निधि के माध्यम से इसको फंड दिया जाता है। ठीक, अब अगर हम बात करें जो घरेलू कंपनियां हैं वो इसके पार्ट हैं, जो स्टार्टअप्स हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। ठीक, अब स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टेटमेंट बन रहा है कि TTDF इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। TTDF के अंतर्गत वित्त पोषण डिजिटल भारत निधि के माध्यम से दिया जाता है, यह भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, प्रोजेक्ट विथ वेरी अर्ली स्टेज थियोरेटिकली रिसर्च प्रायोरिटाइज, अत्यंत प्रारंभिक चरण में सैद्धांतिक अनुसंधान वाली परियोजना को प्राथमिकता दी जाती है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात करें सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस किस में दी जाती है, तो मिनिमम उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉट प्योरिटिकली रिसर्च बेस्ड हो, थोड़ा सा अगर हम बात करें रिसर्च बेस्ड नहीं बल्कि उन्होंने काम भी किया हो, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है। तो ये डिस्कशन हमने आज किया। अगर हम बात करें TTDF, देखिए इतना सफिशिएंट है आपको जानना कि ग्रामीण लेवल पर टेक्नोलॉजी को बनाने के डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी ने 2022 में इसको शुरू किया, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, फंड किसके माध्यम से जाता है, इतने में ना आप आसानी से किसी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 फैक्ट यहाँ भी दे दिए। अब पूरी कहानी में बताते बैठूँ से कोई मतलब नहीं है, है ना, इतना ही आप तैयार करिए। इस PDF को मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए।